Hello students, I welcome you in this e-class on the topic metal ligand bonding in transition metal complexes. So in the past lecture we went to the crystal field splitting of d orbitals. ठीक है ना। हमने देखा था कि जब मेटल आयन जो है वो आइसोलेटेड स्टेट में है, यानी कि इसके पड़ोस में कोई भी परमाणु आयन या अणु कोई भी लिगेंड उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो मेटल आयन के जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजनरेट रहेंगे, इक्वल एनर्जी लेवल के रहेंगे, है ना। अब जब लिगेंड को मेटल आयन के नज़दीक लाते हैं जिससे कि एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो सके, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जब धातु और लिगेंड के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि डी ऑर्बिटल्स की डी जनरेसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी जो ऑर्बिटल्स हैं वह समान रूप से प्रतिकर्षित नहीं होते, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो व्हाट वी फाउंड दैट जो भी ऑर्बिटल्स लिगेंड के अधिक निकट होंगे वे ज़्यादा बल से प्रतिकर्षित होंगे। तो अधिक प्रतिकर्षित होने वाले जो कक्षक हैं वह अन्य कक्षकों की अपेक्षा हायर एनर्जी लेवल के हो जाते हैं। तो इससे ही, और क्योंकि यह जो स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल्स की लिगेंड्स के क्रिस्टल फील्ड के कारण हो रही है, इसलिए हमने वी टर्म्ड इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल हैं उनके मध्य के ऊर्जा अंतर को वी टर्म क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको कि वी एग्जिबिटेड विद डेल्टा और 10 क्यूब. Okay, now we come to the consequences of the crystal field splitting of these orbitals. ठीक है ना। तो main consequence of the splitting of d orbital is that the energy of some of the metal d orbital is lowered. ठीक है ना। ये we know that, in other words we can say that the energy of these orbitals drops when an isolated metal ion forms complex, and a certain amount of energy will be released if electrons occupy them, and this is the additional amount of energy which is liberated on complexation of the metal. ठीक है। तो we know that for a system the lowest energy in a state is the most stable state. That means the splitting of orbitals brings in extra stabilization to the system. ओके, ये हम कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड मेटल आयन के द्वारा जब कॉम्प्लेक्स निर्माण होता है तो कुछ डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में कमी आ जाती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से पूर्व जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे रहते थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के पश्चात लोअर एनर्जी लेवल्स पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और एनर्जी लिबरेट होगी और द सिस्टम गेट्स एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन। तो अब ये जो ऊर्जा है ये उस ऊर्जा के अतिरिक्त है जो कि मेटल के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय जो मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उससे निकलती है। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग से सिस्टम जो है अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त होता है, और किसी भी मेटल आयन के क्रिस्टल फील्ड को अगर उसको क्रिस्टल फील्ड में रखा जाए तो डी ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है उसको हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का नाम दिया। ठीक है ना। एंड दिस crystal CFSE is equal to the energy released by the electron on occupation of lower energy level orbitals minus the energy absorbed when electrons go into the higher energy orbitals, and sign is negative and the value depends upon the electronic distribution after splitting of orbital. यानी कि CFSE का मान जो है वह हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में प्रोमोटेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा कुल अवशोषित ऊर्जा, है ना, और लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में स्थान ग्रहण करने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के योग के समान होता है। तो क्लियर है कि CFSE का मान जो है वह ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के पश्चात उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो
अब ये क्या है कि कई ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स का जब इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड से लेटेस्ट एनर्जी का कैलकुलेशन किया गया तो थियोरेटिकल वैल्यू जो है इट वाज फाउंड टू लेस देन द वैल्यूज डिटरमिन्ड बाय अदर मेथड्स। ठीक है ना। लेकिन जब थियोरेटिकल वैल्यू में CFSE का फैक्टर ऐड किया गया तो देन द रिजल्ट्स क्लोजली मैच्ड। Okay. Plus, in a similar way, inclusion of the effect of the crystal field on the d orbital energies led to full agreement between the experimental and the theoretical values of other thermodynamic properties like heat of hydration and ionic radii. तो दूसरे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन आयनिक रेडियाई की एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज में भी काफ़ी क्लोज मैच देखने को मिला जब हमने क्रिस्टल फील्ड जो स्टिमुलेशन एनर्जी को उसमें ऐड किया। ठीक है। तो दिस इज हाउ CFSE प्लेज इट्स ओन रोल इन द स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals. Now we come to the strong field and weak field complexes. ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब when we start feeding the degenerate orbital with electron, all the lower energy orbitals will be singly occupied if the number of electron is less than or equal to the number of degenerate orbital. ठीक है ना। This is because the repulsion between them is minimized if the electron occupy different orbitals. देखिए कि जब हम डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट करते हैं तो हून रूल्स के अकॉर्डिंग सब मतलब सभी कक्षकों में सर्वप्रथम एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ना। इस प्रकार यदि कक्षकों की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षकों की संख्या से कम है इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहेंगे। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि भिन्न भिन्न ऑर्बिटल्स में स्थान ग्रहण करने पे ही जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन है वह मिनिमम रहेगा। अब क्रिस्टल फील्ड के कारण जब स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल के जो का जो प्रत्येक जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करेगा। ठीक है। अब इफ देर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स देन द डीजेनरेट ऑर्बिटल की संख्या से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है देन देर मे बी टू सिचुएशंस फॉर द एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर ईच ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक है। तो क्या होगा दो सिचुएशन में, पहला ये कि द एडेड इलेक्ट्रॉन में ऑक्यूपाई अ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पेयरिंग द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट, क्योंकि ऑलरेडी एक उसमें लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उसमें जाएगा तो उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये ऐसा करता है then it experiences strong coulombic repulsion which corresponds to pairing energy denoted by pi। ठीक है ना, जिसको हम पेयरिंग एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, ऑल्टरनेटिवली द इलेक्ट्रॉन में ऑक्यूपाई वन ऑफ द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल के जो एम्प्टी कक्षक हैं उन पे स्थान ग्रहण करें। अब यहाँ ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स के मध्य का जो कोलम्बिक रिपल्शन है वो ज़ीरो है ना, पेयरिंग एनर्जी ज़ीरो है, पर हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा का ना अवशोषण करेगा। ठीक है ना। अब चूंकि लोअर एनर्जी लेवल में स्थान उपलब्ध होने के उपरांत अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में जाता है तो यानी कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में इसकी ऊर्जा डेल्टा से ज़्यादा अधिक होगी, है ना। तो आपको यू नो दैट कि जब हम कम ऊर्जा के जो डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं वो हाफ फील्ड होने के पश्चात इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी ऑर्बिटल्स में जाए वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा ना। तो जान हम वी नो दैट कि कम ऊर्जा की स्थिति ज़्यादा स्थायी होती है ना। सिस्टम इज मोर स्टेबल इन मिनिमम एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वह उस ऊर्जा स्तर को ग्रहण करेगा जिसमें कम एक्सपेंडिचर हो, है ना, कम ऊर्जा का व्यय हो। तो यदि अब पेयरिंग एनर्जी पाई का मान कम है डेल्टा से तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में जाएगा। लेकिन अगर
डेल्टा का मान कम है पाई से, तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में जाएगा। अब चूंकि जो पेयरिंग एनर्जी है वो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन है, तो इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं, है ना। ये क्योंकि ये तो जो है वह लिगेंड की और मेटल की टेंडेंसी पे, मतलब उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, it does not depend upon the nature of the metal in the crystal field, so it can be taken as constant. Now the following two situations depending upon the magnitude of delta are possible so far as distribution of electron in the splitted orbital are concerned. पहली कंडीशन क्या है, when delta is greater than pi, तो यहाँ पे strong field complexes बनेंगे, है ना। The value of delta depends upon the field strength. Larger delta will be possible if the crystal field is strong. So these complexes, they are termed as strong field complexes. Consequent to this, the coming electron will avoid the higher energy orbital and enters the degenerate set of lower energy, pairing the spin of the electron already present there. So that's why these complexes, they are known as spin paired or low spin complexes. और यही जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हमने जिनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया था, ये दीज आर द सेम वंस। ठीक है, तो एंड दीज कॉम्प्लेक्सेस आर लेस पैरामैग्नेटिक देन द मेटल आयन। मेटल आयन की अपेक्षा ये कम पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है ना। तो जो है जब डेल्टा का आपको पता है कि डेल्टा का मान फील्ड कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या जो है वीक फील्ड लिगेंड है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड की स्थिति है तो डेल्टा का मान ज़्यादा होता है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में न जाके लोअर एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करेगा और वहाँ पे उपस्थित पहले से ही जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसका पेयरिंग करेगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। Now we come to the next condition, जब डेल्टा इज लेस देन पाई तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा इज पॉसिबल विद द क्रिस्टल फील्ड बीइंग वीक। तो हेंस दीज कॉम्प्लेक्सेस दे आर नोन एज वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। और यहाँ पे द सिचुएशन इज रिवर्स टू दैट ऑब्जर्व्ड अबव, यानी कि कमिंग इलेक्ट्रॉन विल अवॉइड द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स and enters the higher energy orbital. So as a result, the number of electron having parallel spin will increase. Therefore, these complexes, they are known as high spin or spin free complexes. So these complexes, they correspond to the outer orbital complexes of valence bond theory, and the complexes will be expected to be more paramagnetic than the metal ion. ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो क्रिस्टल फील्ड जब वीक है तो उस दशा में डेल्टा का मान भी कम होगा और इनको वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। इन कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पे आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स की उपेक्षा करेगा और कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को ग्रहण करेगा। तो क्या होगा कि पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या में नाउ इट इंक्रीजेस, इसीलिए इनको हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके बेसिस पे, है ना, मतलब इस डिस्कशन से हम ये रियलाइज करते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, hence the magnetic properties of a complex depends upon the electronic configuration of the metal ion, type of splitting and the strength of crystal field. ठीक है। तो if the number of d electron, suppose हमने x माना, in the metal ion is equal to or less than the number of lower energy d orbital after splitting, then the substance will be paramagnetic, having all the electrons unpaired. ठीक है। और if the number of d electron exceeds n, ज़्यादा हो जाता है n से, then two types of magnetism are possible. पहले केस में तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड आर फर्स्ट सिंगली फील्ड
एंड देन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स पेयरिंग। और सेकंड केस में क्या होगा, d orbitals irrespective of their energy are first singly occupied as in the case of isolated metal ion and then the pairing जो है it begins। तो जैसे हम D6 का एग्जांपल लें, D6 आयन है ना, तो octahedral complexes of all the metal ions having D6 configuration they form diamagnetic as well as the paramagnetic complex having 4 unpaired electron। ठीक है, तो ये हम आगे भी आने वाले लेक्चर्स में वी विल गो थ्रू देम। तो सी यू देयर।